Will you please come to this chair? जी नहीं, मैं पहले भी कह चुकी हूं कि मैं कानूनन बयान देने के लिए बाध्य नहीं हूं। क्या आप इस कुर्सी पर आएंगी? नो सर। Are you willing to make a statement on oath? I shall not answer any further questions. वक्त बदलता है, सत्ता बदलती है, हालात बदलते हैं, ऐसा ही होता है। इंदिरा गांधी जिसने 11 साल देश पर राज किया था, वो आज कटघरे में थी। हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, she was no longer India's prime minister. She was in the dock. 1977 जनता ने इंदिरा गांधी को उखाड़ के फेंक दिया था। आपातकाल में, इमरजेंसी में आम लोगों के ऊपर किए हुए जुल्मों का हिसाब अब जनता मांग रही थी। इंदिरा गांधी इन सवालों में घिर गई थी और इन्हीं सवालों का जवाब मांगने वाले थे नई सरकार के, हिंदुस्तान के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद से ही प्रधानमंत्री बनने की कोशिश में लगे मोरारजी देसाई की बारी आई 1977 में। इंदिरा गांधी ने जनवरी 1977 में अचानक चुनाव की घोषणा कर दी। I have advised the President to dissolve the present Lok Sabha and order fresh elections. This he has accepted. 19 महीने की इमरजेंसी खत्म होने के साथ देश का माहौल ऐसा था जैसे दूसरी आजादी मिल गई हो। विपक्षी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। इंदिरा को चुनौती देने के लिए ये सब इकट्ठा हो गए। जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोक दल और सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर एक दल बनाया, जनता पार्टी। मोरारजी देसाई जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। इंदिरा के खिलाफ सबसे ताकतवर आवाज उठाने वाले जयप्रकाश नारायण की देखरेख में जनता पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो आपका ये कर्तव्य है अपने हित में, देश के हित में, कि जो ये विरोध पक्ष बना है जनता पार्टी, इसका आप समर्थन करें। 3 फरवरी 1977 को एक घटना हुई जिससे कि माहौल बदला। जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा और नंदिनी सतपथी, ये तीनों कांग्रेस से निकल करके इन्होंने CFD बनाई और उससे फिर दरअसल देश भर में माहौल बना कि कांग्रेस से भी लोग बाहर आ रहे हैं। मार्च में चुनाव हुए तो जनता ने इंदिरा के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया। पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया। लोकसभा की 542 सीटों में कांग्रेस को सिर्फ 154 सीटें मिली और जनता पार्टी को 295 सीटों के साथ बहुमत मिला। और 23 मार्च की रात से ही ये बात पक्की हो गई कि अकेले तौर पर ही जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। देश में एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है, लोकतंत्र अब सुरक्षित है और आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करने का काम हमारे सामने। हम अनुशासन को थोपने में विश्वास नहीं करते, हमें आत्मानुशासन पैदा करना होगा। पार्टी ही नहीं, इंदिरा गांधी खुद अपना लोकसभा चुनाव भी हार गई थी। जनता के फैसले के आगे उन्हें सर झुकाना पड़ा। प्रजा के सामूहिक निर्णय का आदर करना आवश्यक है। इनके फैसले को मैं और मेरे सहयोगी पूरी तरह से और नम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में विदा लेते समय मैं अपने सहयोगियों, दल और लाखों करोड़ों स्त्री, पुरुष और बच्चों का आभार व्यक्त करती हूँ। 1977 सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यही था जयप्रकाश नारायण का नारा। तो लो, सिंहासन खाली हो गया, जनता आ गई। लेकिन अब वही जनता पार्टी जो इंदिरा गांधी के विरोध में सिंहासन खाली करने की कोशिश में एकजुट थी, अब उसी जनता पार्टी में
दरार दिखनी शुरू हो गई। उसी जनता पार्टी के अब बड़े नेता अपने पर्सनल एम्बिशंस में लग गए। चरण सिंह, जगजीवन राम और मोरारजी देसाई तीनों अब देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। अब वो फैसला जयप्रकाश नारायण और आचार्य कृपलानी के हाथ में था। अब चरण सिंह का तो पार्टी में ही ज्यादा सपोर्ट नहीं था, और जगजीवन राम, उन्होंने तो खुद पहली बार इमरजेंसी का प्रस्ताव संसद में पेश किया था, तो उनको तो प्रधानमंत्री नहीं बना सकते थे। और जयप्रकाश नारायण खुद, वो तो कई बार कह चुके थे कि कुर्सी के लिए वो कभी भी राजनीति नहीं लड़ेंगे। तो फिर आखिर 81 साल के मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री पद के दूसरे उम्मीदवार चौधरी चरण सिंह को गृह मंत्रालय और जगजीवन राम को रक्षा मंत्रालय से ही संतोष करना पड़ा। जनसंघ के कोटे से अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने और लाल कृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री। इंदिरा को चुनाव हराने वाले राजनारायण स्वास्थ्य मंत्री बने। मोरारजी देसाई एक ऐसी कैबिनेट के मुखिया बने थे जिसके ज्यादातर मंत्रियों ने अपना राजनीतिक जीवन विपक्षी पार्टियों में बिताया था। मेरी तो भाई बहनों से यही प्रार्थना रहे कि हम सब निर्भय बन के काम करें, शांति से काम करें, एक दूसरे के सहकार से काम करें। सत्ता संभालते ही मोरारजी देसाई की सरकार इमरजेंसी का हिसाब लेने में लग गई। 7 अप्रैल 1977 को जनता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह कमीशन का गठन किया। इस आयोग को इमरजेंसी के दौरान की गई ज्यादतियों की जांच का जिम्मा सौंपा गया और यहीं से शुरू हुआ इंदिरा गांधी का सबसे मुश्किल दौर। एक सफदरजंग रोड, कुछ दिनों पहले तक ये प्रधानमंत्री निवास था। हर वक्त यहां हलचल रहती थी, लेकिन अब सिर्फ सन्नाटा था। इंदिरा बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। हर वक्त उन्हें एक ही डर सताता था कि संजय का क्या होगा। जिन लोगों ने उस समय इंदिरा गांधी को देखा, वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी बहुत डरी हुई थी, अपने बारे में कम, संजय गांधी की सुरक्षा को लेकर के ज़्यादा। उनको ये लग रहा था कि जनता पार्टी इतने बड़े बहुमत से जीती है, इसलिए अब जनता पार्टी के समर्थक इमरजेंसी में जो उनके खिलाफ जुल्म हुआ है उसका बदला लेने के लिए संजय गांधी पर हमले कर सकते हैं। इंदिरा गांधी के सामने संजय को बचाने की चुनौती थी। इसी मकसद से उन्होंने अपनी दोस्त पुपुल जयकर के जरिए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई तक अपना एक बहुत बड़ा संदेश पहुंचाया। और सुनाइए, आपकी बेटी ठीक है? बिल्कुल ठीक है। दरअसल मैं इंदिरा के बारे में बात करना चाहती हूँ। कहिए। इंदिरा के बारे में जो बातें फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है। ना तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहती है और ना ही इस देश की राष्ट्रपति। बल्कि सच बात तो ये है कि वो किसी भी तरह की राजनीति में रहना ही नहीं चाहती। राजनीति छोड़ने का मन उन्होंने शायद इसलिए बनाया था कि उनके ऊपर कुछ आरोप ऐसे लगा दिए गए थे जो अगर साबित हो जाते और जिनकी अगर सज़ा होती तो उनके लिए राजनीति छोड़ना तो था ही, उनके लिए स्वतंत्र रहना भी आसान नहीं होता। मोरारजी के ऊपर इंदिरा के संदेश का कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि इसके बाद ही उन्होंने इंदिरा को उनके घर और प्रधानमंत्री निवास एक सफदरजंग छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि इंदिरा को अपने पूरे परिवार के साथ 12 वेलिंगटन क्रिसेंट बंगले में जाना पड़ा। इस दौर में वो किन हालात से गुजर रही थी, इसकी झलक उस चिट्ठी से मिलती है जो उन्होंने अपने भाई B.K. नेहरू को लिखी थी। इस वक्त मेरे साथ ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं मदद की उम्मीद कर सकूं। हर रोज
कोई न कोई नई समस्या खड़ी हो जाती है। वकील की फीस का इंतजाम करना भी बेहद मुश्किल होता जा रहा है। इससे अच्छा तो ये हो कि इस सरकार के लोग हमें पत्थरों से मारें। इमरजेंसी के दौरान एक तानाशाह की तरह देश चलाने वाली इंदिरा गांधी बेहद कमजोर दिख रही थी। सरकार में गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह जल्द से जल्द इंदिरा को जेल भेजना चाहते थे। चरण सिंह के इशारे पर खुफिया एजेंसियां और पुलिस इंदिरा की गिरफ्तारी की तैयारी में लग गई। तभी बिहार के छोटे से एक गांव बेलछी से खबर आई। इस गांव में रहने वाले दलितों पर हमला हुआ और 11 लोगों को जलाकर मार दिया गया। इस खबर के दिल्ली पहुंचने में करीब 3 दिन लग गए, लेकिन इंदिरा ने यह फैसला लेने में एक पल नहीं गंवाया कि उन्हें तुरंत बेलछी जाना है। बेलछी गांव का ये नरसंहार, ये मैसेकर दिल में दहशत पैदा करने वाली एक घटना थी। जुलाई का महीना था, कड़ी बरसात थी, बाढ़ आ चुकी थी। बेलछी गांव का संपर्क आसपास के जिलों से टूट चुका था। लोगों ने इंदिरा गांधी को सलाह दी कि इस हालात में वो बेलछी गांव न जाएं, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। इंदिरा गांधी बेलछी गांव की तरफ रवाना हुई, पहले जीप से, और जहां जीप फंस गई आगे ट्रैक्टर से। लेकिन नदी में बाढ़ आई थी, नदी की रफ्तार तेज थी और ट्रैक्टर भी आगे नहीं जा पाया। लोगों ने फिर इंदिरा गांधी से कहा कि आगे मत जाइए, आगे जाएंगे तो आपकी जान को खतरा है। लेकिन इंदिरा गांधी नहीं मानी। उन्होंने हाथी का इंतजाम किया और 60 साल की इंदिरा गांधी हाथी पर सवार होकर बेलछी गांव पहुंच गई। और जैसे ही वो बेलछी गांव पहुंची, वहां के दलितों ने उनको घेर लिया, क्योंकि एक ही इंदिरा गांधी उनका दुख दर्द बांटने आई थी और अब एक ही इंदिरा गांधी उनका सहारा थी। बेलछी में जिस तरह से इंदिरा गांधी का स्वागत हुआ, बिहार शरीफ में स्वागत हुआ और बख्तियारपुर की सभा हुई, उसने दरअसल इंदिरा गांधी को हिम्मत दी। और जो लोग ये कह रहे थे कि आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको दरअसल इंदिरा गांधी के लोगों ने जवाब देना शुरू किया कि नहीं, जनता में इंदिरा गांधी का आज भी जो है वो दबदबा कायम है। बेलछी यात्रा इंदिरा के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। यहां मिलने वाले समर्थन से इंदिरा को यह एहसास हो गया कि अभी उनकी राजनीतिक पारी खत्म नहीं हुई है। सरकार में गृह मंत्री चरण सिंह को भी ये समझते देर नहीं लगी, इसलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। 3 अक्टूबर 1977 की शाम उस समय सीबीआई के एसपी रहे NK सिंह अपनी टीम के साथ इंदिरा के घर पहुंचे। पर्दा हटा हुआ था उनके ड्राइंग रूम का, तो 2 चीज मैंने देखा कि वो ड्राइंग रूम में बैठे थे कुछ लोगों के साथ, विजिटर्स के साथ। और दूसरा चीज हमने देखा कि जब हम लोग जैसे गए और गाड़ी हमारा रुका, तो उधर उस तरफ कोई मैदान में ये संजय गांधी और मेनका गांधी वो बैडमिंटन खेल रहे थे। हम सीबीआई ऑफिसर्स हैं, हमें मिसेस गांधी से मिलना है। बात क्या है ऑफिसर? ये मैं आपको नहीं बता सकता। मैं जब मिसेस गांधी से मिलूंगा तो ही उन्हें बता पाऊंगा कि मैं उनसे क्यों मिलना चाहता हूं। आप जरा RK धवन मैंने देखा, वो अंदर गए और मैं देख रहा था कि उन्होंने श्रीमती गांधी से कहा होगा कि सीबीआई के एसपी NK सिंह, मेरा नाम लिया होगा, पहचान भी गए थे। वो आए तो बाहर आए RK धवन उनसे बात करके, तो उन्होंने कहा कि वो कह रही हैं। मैडम ने कहा है कि आपने पहले से अपॉइंटमेंट क्यों नहीं लिया? जी, उनका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आज हम जिस काम के लिए आए हैं उसमें अपॉइंटमेंट लेना ठीक नहीं है। उनसे कहिए कि मैं कुछ कानूनी कार्रवाई करने के लिए आया हूं। NK सिंह फिर बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन काफी वक्त बीत गया। मैंने इंग्लिश में कहा, कैन नॉट बी
मेड टू वेट, ये ठीक होगा नहीं होगा, आई कैन नॉट बी मेड टू वेट लाइक दिस, यू नो। तो अच्छा वो समय मैं समझ गया कुछ देर में कि वो समय गेन करना चाहते थे, उलझा करके रखना चाहते थे, क्योंकि फिर तुरंत मुझे पता चल गया कि हमारा वो इंस्पेक्टर जो हमसे दूर खड़ा था और एक सामने का रूम था छोटा सा, उसका दरवाजा खिड़की खुला था और वो सुना बातचीत करते हुए संजय गांधी को। अंदर चले गए थे बैडमिंटन छोड़ के, तो बोला हमसे आके कि सर टेलीफोन बाहर किया जा रहा है कि आप लोग तुरंत चले आइए, सीबीआई यहां आ गई है। आखिरकार सीबीआई टीम को अंदर बुलाया गया। Hey, come. Good evening, ma'am. बैठे। जी, सीबीआई ने आपके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस रजिस्टर किया है और इस सिलसिले में हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार। Has चरण सिंह given you handcuffs? आप देखिए, आप पूरी बात सुनिए, आप चाहें तो जमानत भी ले सकती हैं। मिस्टर सिंह, have you brought arrest warrant? You are an eminent lawyer, Mr. Frank Anthony. And CBI officers has all the power. You know there is no need for it. ठीक है, मुझे तैयार होने का वक्त दीजिए। Sure. सीबीआई की टीम फिर वहीं इंतजार करती रही। बाहर जुटी भीड़ ने जनता सरकार के खिलाफ और इंदिरा के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद इंदिरा कपड़े बदलकर बाहर आई। गिरफ्तारी के वक्त उन्होंने सफेद साड़ी पहनी। जब जा रहे थे तो गाड़ी पर तो लोग देखते थे कि श्रीमती गांधी को दो रात हो तो फिर भी दिखलाई देती थी, तो वो सबको ऐसे शीशा उतार के कहती थी, देखिए गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं सीबीआई वाले, मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। मैं चिंतित हो रहा था कि मैं फरीदाबाद टाउन के लिए चिंतित था कि उसी से बरकल जाना है, बरकल में उनको रखना था। इंदिरा को गिरफ्तार करके पुलिस की गाड़ी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास एक रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंची। वहां पहुंचा, दुर्भाग्यवश वो गेट बंद था, संजोग या दुर्भाग्यवश जो कहिए, और गेट बंद था और कोई गाड़ी स्टंटिंग हो रहा था फरीदाबाद स्टेशन से। गाड़ी रोकना पड़ा, पायलट रुक गया, मैं रुका, वो पीछे वाला गाड़ी रुका और पीछे से ये 8-10 गाड़ी से ये लोग पहुंच गए और वहां सिचुएशन बिल्कुल ही नाजुक हो गया। मैं दिल्ली से बाहर नहीं जाना चाहती।
देखिए, आप इंदिरा जी को शहर से बाहर नहीं ले जा सकते। क्यों? जब तक आप हमें वारंट नहीं दिखाते, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। इंदिरा जी नहीं चाहती कि वो दिल्ली से बाहर जाएं। एक मिनट, ठीक है, अगर वो वापस जाना चाहते हैं दिल्ली तो वापस चले। ठीक है, चलिए। थैंक यू। आइए। तब मिसेस गांधी जब मैं दिल्ली जा रहा तो शायद रिलैक्स हुई, क्योंकि तब वो हमसे बोल रही थी, मिस्टर सिंह, आई होप, आई डोंट नो हाउ यू विल ट्रीट मी। देखिए मिसेस गांधी, आप 11 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। सीबीआई इस तरह के तरीका काम करने का नहीं है। आपको सारा प्रतिष्ठा और दिया जाएगा और सभ्यता के साथ आपके साथ व्यवहार किया जाए। अंग्रेजी में बात कर रहे थे तो फिर पूछे कहाँ ले जा रहे हैं, मैं बता नहीं रहा था, क्योंकि मैं कहा चलिए ना। और यही सब तरह की वो बातें कर रही थी कि देखिए चौधरी चरण सिंह को छोड़ेंगे नहीं और ये, और तो मैं सोच रहा था कि उनको अपना जो इमरजेंसी का ये है वो होता है ना सर, पीछा कर रहा है, क्यों ये सब सोच रही है। आखिरकार इंदिरा को दिल्ली के किंग्सवे कैंप ले जाया गया। रात भर की हिरासत के बाद अगले दिन उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इंदिरा पर अपने चुनाव प्रचार के लिए जीपों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप था। हर जगह टेंशन था भयानक। श्रीमती गांधी कटघरे पर खड़ी है, बाहर लाठीचार्ज चल रहा है, हमारे वकील भी घबराए हुए, और अदालत ने एक रुख ले लिया तो वो उस पर अड़ गए कि भाई हमें प्रमाण दिखाइए, और प्रमाण दिखलाया नहीं जा सकता था, तो इसी आधार पर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। एक रात की जेल और दूसरे ही दिन की रिहाई। इंदिरा गांधी एक बार फिर अखबारों में हेडलाइंस बन गई। देश विदेश की अखबारों में इस बात की गहरी आलोचना हुई कि ये नई जनता सरकार आम आदमी के बारे में सोचने से ज्यादा इंदिरा गांधी से बदला लेने की कार्रवाई में लगी हुई है। इंदिरा गांधी खुश थी। ये नई जनता सरकार अपने ही बिछाए हुए जाल में उलझ रही थी और इंदिरा गांधी चुपचाप अपनी राजनीति की नई बिसात बिछा रही थी। आपको पता था इसके बारे में? हाँ, मुझे जानकारी दी गई थी, लेकिन चौधरी साहब ने कहा था कि इंदिरा के खिलाफ काफी मजबूत केस है, इसीलिए मैंने इस कार्रवाई की अनुमति दी। 2 अक्टूबर को राजघाट पे हम लोग बैठे थे, ये भी हमारे बगल में दरी पे नीचे बैठे थे चरण सिंह। चरण सिंह ने कहा कि शांति भूषण जी, उस समय तो मिनिस्ट्री बन चुकी थी, वो होम मिनिस्टर थे, हम होम मिनिस्टर थे, कल मैं इंदिरा को गिरफ्तार करा रहा हूँ। हमने फिर उनसे कहा कि देखिए चौधरी साहब, इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती। जैसा मैंने पहले कहा था कि हिंदुस्तान बड़ा क्षमाशील देश है और आप ऐसे व्यक्ति को आप जेल में डालेंगे, देश इसको पसंद नहीं करेगा। नहीं, आप नहीं समझते हैं। इसलिए उन्हें लग गया कि अगर हम लॉ मिनिस्ट्री को रेफर करेंगे अरेस्ट का मामला, तो लॉ मिनिस्टर तो उसके खिलाफ लिख देंगे, मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने फाइल हमें रेफर ही नहीं की, सीधी प्राइम मिनिस्टर के पास भेज दी। और प्राइम मिनिस्टर ने ये सोच के कि भाई लॉ मिनिस्ट्री को इन्होंने रेफर किया होगा, और उन्होंने क्लियर, ये प्राइम मिनिस्टर ने बाद में हमें बताया कि मैंने तो ये सोच के दस्तखत किए थे कि भाई यू मस्ट हैव बीन कंसल्टेड, बट लेटर ऑन आई फाउंड दैट ही वाज नॉट बीन कंसल्टेड। इस गिरफ्तारी से इंदिरा को आम लोगों की हमदर्दी मिली, लेकिन तभी एक नई चुनौती उनके सामने आ गई। कांग्रेस के अंदर कुछ लोगों को लगने लगा कि अब इंदिरा का राजनीतिक वजूद खत्म हो चुका है, इसलिए पार्टी के अंदर उनका विरोध शुरू हो गया। यह विरोध इतना बढ़ा कि इंदिरा को कांग्रेस आई नाम से अलग पार्टी बनानी पड़ी। और कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हो गए थे, इसलिए इंदिरा गांधी को अपने समर्थकों को खड़ा करके नई पार्टी बनानी पड़ी।
तो इंदिरा गांधी दो फ्रंट पर उस समय लड़ रही थी, एक कांग्रेस के अंदर लड़ रही थी, दूसरा जनता पार्टी की सरकार से लड़ रही थी। इस बीच शाह कमीशन का शिकंजा इंदिरा पर कसता जा रहा था। नवंबर 1977 से शाह आयोग पूछताछ के लिए इंदिरा को पेश होने के लिए कह रहा था, लेकिन वो लगातार इस कमीशन का बायकॉट कर रही थी। जैसे कोई बहुत बड़ी, बहुत ड्रामेटिक हिंदी फिल्म का मैटिनी शो चल रहा हो, ऐसे ही शाह कमीशन की पटियाला हाउस की कोर्ट में इंक्वायरी, उनकी बैठक होती थी। बात बात पे तालियां बजती थी और बात बात पे गाली गलौज हो जाती थी। अंदर का कोर्ट कचाकच भरा रहता था और बाहर भीड़ थी जिनके लिए लाउडस्पीकर लगे हुए थे। सुनवाई के दौरान भी दिलचस्प नजारा होता था। कभी किसी गवाह के बयान पर तालियां बज जाती थी तो कभी नारेबाजी शुरू हो जाती थी। कभी कभार तो कोर्ट रूम में ही गाली गलौज और हाथापाई की नौबत भी आ जाती थी। खासतौर से जब संजय गांधी पेश होते थे तब तो हाई वोल्टेज ड्रामा होता था। उनकी एंट्री के साथ ही जनता समर्थक गाली गलौज पर उतर आते। एक बार तो हालात इतने बिगड़ गए कि संजय के समर्थकों और वहां मौजूद भीड़ ने कोर्ट रूम के अंदर ही एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। संजय के ही समर्थक, जो कि ज़्यादातर युवा थे, हर बात पर प्रतिरोध करते थे और इस प्रतिरोध का नतीजा ये होता था कि बीच में कहासुनी भी होती थी और पुलिस को भी बीच बचाव भी करना पड़ता था। ऐसे ही माहौल में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा के साथ रहे लोग गवाहियां दे रहे थे। इनमें से ज्यादातर ने सारी जिम्मेदारी इंदिरा गांधी पर डालते हुए अपने हाथ झाड़ लिए। इंदिरा गांधी के सामने एक बड़ी विकट स्थिति उस समय थी। उनके मंत्री उनके खिलाफ बयान दे रहे थे। के ब्रह्मानंद रेड्डी उनके खिलाफ बयान दे रहे थे, सिद्धार्थ शंकर रे ने गवाही दी थी। ऐसी एक लंबी लिस्ट है। हेमवती नंदन बहुगुणा ने गवाही दी थी। तो और इन सारी गवाहियों से एक ही बात निकलती थी कि इमरजेंसी के लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो इंदिरा गांधी हैं। इमरजेंसी की जातियों के लिए भी अगर कोई जिम्मेदार है तो वो इंदिरा गांधी हैं। जस्टिस शाह ने आखिरकार समन जारी कर दिया कि 9 जनवरी 1978 को इंदिरा गांधी को आयोग के सामने पेश होना ही होगा। इंदिरा कमीशन के सामने गईं जरूर, लेकिन उन्होंने कोई बयान देने से इनकार कर दिया। Will you please come to this chair? जी नहीं, मैं कानूनन बयान देने के लिए बाध्य नहीं हूं। क्या आप इस कुर्सी पर आएंगी? नो सर। Are you willing to make a statement on oath? I shall not answer any further questions. इंदिरा के जवाब के बाद सुनवाई अगले दिन के लिए टल गई। अगली सुनवाई पर इंदिरा के वकील फ्रैंक एंथनी ने जस्टिस शाह के सामने बोलना ही शुरू किया था कि तभी जस्टिस शाह इंदिरा की तरफ मुखातिब हुए। मिसेस गांधी, क्या आप यहां आएंगी? मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप खुद बयान देंगी? मैं कानूनी तौर पर इसके लिए बाध्य नहीं हूं। आर यू विलिंग? आई डिक्लाइन। कमीशन की बात मान लेने का मतलब है कि प्रधानमंत्री के तौर पर ली गई गोपनीयता की शपथ का मैं उल्लंघन करूं। यह मैं नहीं कर सकती।
And I'm not constitutionally bound either. Tell that to the magistrate. ये कहते हुए जस्टिस शाह ने कमीशन के सेक्रेटरी को निर्देश दिया कि सवालों का जवाब देने से इनकार करने के आधार पर इंदिरा के खिलाफ मैजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज की जाए। Will you come to the witness box? No. Will you make a statement? No. I'm not legally bound to do so. रोज यही सवाल और यही जवाब। जस्टिस शाह के हर सवालों का जवाब इंदिरा गांधी नफे तुले लफ्जों में वही देती जो वो कहना चाहती थी। और जस्टिस शाह करते भी क्या, उनके पास इससे ज्यादा कोई अधिकार नहीं थे। आखिरकार 20 फरवरी 1978 में जस्टिस शाह कमीशन की कार्रवाई पूरी हुई, लेकिन इस बीच इंदिरा गांधी की तरकश में एक और तीर आ गया। फरवरी 1978 में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए। एक महीने पहले बनी इंदिरा की कांग्रेस आई को इन चुनावों में जीत मिली। कांग्रेस आई के नए चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे की ये पहली जीत थी। इंदिरा का हौसला और बढ़ गया। इधर जनता सरकार को बने अब 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका था, लेकिन परिवर्तन के नाम पर सत्ता में आने वाली ये सरकार इस 1 साल में देश के हालात में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकी थी। उल्टे हालात और भी बदतर हो गए थे। अपराध की घटनाएं बढ़ गईं, महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा। उस दौरान जनता सरकार पर बारीकी से नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर इस मामले पर जयप्रकाश नारायण से मिले। एक ऐसा वातावरण हो रहा था जिसमें के लोग कह रहे थे कि देखो जी क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा वगैरह। तो जयप्रकाश नारायण के पास मैं इसलिए गया था कि उसी ने तो रेवोल्यूशन लाई थी जिससे के बाद वो बने। तो मैंने उनसे कहा, लोग सरकार से निराश हैं। हाँ, हालात तो अच्छे नहीं हैं। मुरारजी भाई क्या कहते हैं? उनका कहना है कि पार्टी के ही कुछ लोग सारी बुराइयों की जड़ हैं और वो जल्दी उन लोगों को बाहर कर देंगे। मुझे लगता है कि आपको ही कुछ सोचना चाहिए। लोगों ने वोट तो आपके नाम से दिया है ना। कुलदीप, अब मेरी सुनता कौन है? तो फिर मैंने आकर मुरारजी देसाई को बताया कि जेपी बहुत दुखी थे। तो कहने लगे क्या हुआ, दुखी हैं किस बात पे? हाँ? मैंने तो कभी गांधी से भी नहीं मिला था, तो ये वो क्या समझता है, गांधी से भी बड़ा है। तो ये जवाब दिया और कुछ अपने आप को दुरुस्त नहीं किया। मुरारजी देसाई हमेशा से ही अक्खड़ स्वभाव के थे। वो सिद्धांतों के पक्के थे, लेकिन अपने आगे किसी की नहीं सुनते थे। पर वो शायद ये भूल रहे थे कि अब वो प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारियां उनकी जिद से ज्यादा जरूरी थी। इसी का नतीजा था कि एक तरफ इंदिरा धीरे धीरे मजबूत हो रही थी और दूसरी तरफ जनता सरकार कमजोर होती जा रही थी। जनता सरकार का काउंटडाउन तो उसी दिन शुरू हो गया जब जनता पार्टी में दरार पड़ गई, जब जयप्रकाश नारायण ने चरण सिंह और जगजीवन राम के बजाय मुरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया। बाकी रही सही कसर मुरारजी देसाई की जिद ने और उनके मंत्रियों के आपस के झगड़ों ने पूरी कर दी। जनता पार्टी में शुरू से ही लड़ाई शुरू हो गई, आपस में लड़ते रहे। मुझे याद है कि मुरारजी देसाई को मिला तो वो कहने लगे चरण सिंह का तो मैं चूरन सिंह बता दूंगा। और चरण सिंह कहता था ये भी कोई है आदमी लाखों वोटों से जीत के आए हैं, या तो 20,000 से जीत के आया है, कोई जीता है। तो आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई सबकी शुरू से ही। मुरारजी पर निशाना साधने के लिए चरण सिंह ने उनके बेटे कांति देसाई पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को हवा दी। कांति भाई देसाई के सरकार चला रहे हैं और उद्योगपतियों से उनके संबंध है और प्रधानमंत्री निवास में बैठ करके कांति भाई देसाई उद्योगपतियों
से वसूली कर रहे हैं, ये सारे आरोप गढ़े गए। चरण सिंह ने मुरारजी देसाई को चिट्ठी लिखकर इन आरोपों की जांच करवाने को कहा। इस पर मुरारजी भड़क गए। अब उनकी उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कांति के खिलाफ गलत आरोप लगाए हैं और वो चाहते हैं कि मैं उसकी जांच कराऊं। वैसे तो कई लोग मुझे भी सलाह देते हैं कि मैं चरण सिंह से गृह मंत्रालय वापस ले लूं। इस बैठक में मौजूद लोगों ने मुरारजी को समझाया कि चरण सिंह से गृह मंत्रालय छीनना ठीक नहीं होगा। उन्हें अपमानित करना ठीक नहीं है। हो सकता है तो गृह मंत्री के तौर पर ज्यादा असरदार न हो, लेकिन हम उनकी राजनीतिक हैसियत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुरारजी देसाई उस वक्त तो मान गए, लेकिन चौधरी चरण सिंह और उनके बीच की कड़वाहट बढ़ती ही जा रही थी। इस कड़वाहट की दूसरी वजह थी इंदिरा गांधी। चरण सिंह इंदिरा के खिलाफ चल रहे सभी मामलों के जल्द निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट बनाना चाहते थे। मुरारजी शुरुआत में इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। सर ये बताइए, क्या उन पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालतों के गठन का प्रस्ताव है? मुझे नहीं लगता किसी नई व्यवस्था की जरूरत है। ऐसा करना गलत होगा। मुरारजी कह रहे थे कि भाई अब लोगों ने उसको सजा दे दी और डिफीट कर दिया, तो अब और सजा क्या मिलेगी, स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, तो इसलिए वो खराब थे। जो लोग मुझसे सहमत नहीं हैं, वो जानते ही नहीं कि जनता हमारे बारे में क्या सोचती है। लोग हमसे सवाल करते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री अब तक जेल में क्यों नहीं है। उन्हें लगता है कि सरकार में बैठे हुए सब के सब लोग नामर्द हैं, जो देश चला नहीं सकते। अपने ही गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह के इस बयान से मुरारजी आपे से बाहर हो गए। वो चरण सिंह को कैबिनेट से बाहर करने का मौका ढूंढ रहे थे, वो उन्हें मिल गया। इसी मकसद से अगले ही दिन सुबह सुबह उन्होंने अपने घर में कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक बुलाई। हमारे मंत्री खुलेआम इस तरह के बयान दे रहे हैं। इस वक्त हम खामोश रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम ये बात मान लें कि चौधरी चरण सिंह हमारी सरकार के बारे में जो कह रहे हैं वो सही है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि राजनारायण की गतिविधियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उन दोनों के बारे में राय दें। ये फैसला आप पर ही छोड़ते हैं, जो आपको उचित लगे वो कार्रवाई करें। तो फिर ठीक है, चरण सिंह और राजनारायण दोनों को मैं चिट्ठी लिखने जा रहा हूं, जिसमें दोनों से इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा। चरण सिंह के साथ उनके खास आदमी माने जाने वाले राजनारायण की छुट्टी इसलिए हुई क्योंकि वो भी मुरारजी के खिलाफ थे। किसी ने इतने कड़े फैसले की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन फिर भी मीटिंग में कोई इसके खिलाफ नहीं बोला। राजनारायण और चरण सिंह ने तुरंत कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। अब जनता सरकार के घर की लड़ाई खुले मैदान में लड़ी जाने लगी। प्रधानमंत्री ने इंदिरा जी पर मुकदमा चलाने के लिए स्पेशल कोर्ट के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। क्या यही वजह है विवादों के लिए? देखिए, अगर उन्हें यही सब करना था तो एक बार मुझसे बात तो कर सकते थे। अब आप लोग ही बताइए कि एक प्रधानमंत्री की यह जिम्मेदारी नहीं है कि अपने गृह मंत्री से ऐसे मामलों में सलाह मशवरा करे। मैं मरा नहीं था, जिंदा हूं मैं।
जनता सरकार के मंत्रियों के बीच ये तू मैं इंदिरा गांधी और संजय गांधी को बहुत सुकून पहुंचा रहे थे। उन्हें तो ऐसे ही किसी मौके का इंतजार था। राजनारायण और चौधरी चरण सिंह में उन्हें दो ऐसे मोहरे दिखाई दे रहे थे जो जनता पार्टी में सेंध लगा सकते थे। अब देखिए कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। संजय गांधी ने राजनारायण पर अपना जाल फेंका। वही राजनारायण जो कभी इंदिरा की मुखालफत में सबसे आगे थे, जिन्होंने इंदिरा को चुनाव में भी हराया था, अब उन्हीं के बेटे संजय के जाल में फंस गए। संजय गांधी और राजनारायण की पहली मुलाकात उस दौर की सस्पेंस फिल्मों के किसी सीन की तरह थी। पहले से तय एक जगह पर राजनारायण संजय गांधी का इंतजार करते हैं, तभी एक गाड़ी आती है। राजनारायण झट से पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं और गाड़ी रफ्तार से आगे बढ़ जाती है। गाड़ी में बैठते ही राजनारायण तोते की तरह संजय के सामने जनता पार्टी के राज खोलना शुरू कर देते हैं। वो खास तौर से प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर और जनसंघ के लोगों से अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। संजय पूरे ध्यान से उनकी बातें सुनते रहे और फिर पूरी सहानुभूति से बोले, तो फिर भारतीय लोक दल जनता पार्टी से अलग क्यों नहीं हो जाता? संजय ने एक तरफ राजनारायण को भड़काना शुरू किया और दूसरी तरफ इंदिरा के साथ मिलकर मोरारजी सरकार को गिराने की प्लानिंग करने लगे। राजनारायण जी का दावा है कि चौधरी जी के साथ साथ लगभग 100 सांसद जनता पार्टी छोड़ देंगे। उसके अलावा वो लेफ्ट और कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम उन्हें अपना समर्थन देते हैं तो जनता की सरकार गिर सकती है। अगर चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो मोरारजी देसाई से ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। आपकी बात सही है, लेकिन फिलहाल जनता पार्टी को सरकार के गिराने के लिए इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं। इसलिए थोड़ा खतरा तो उठाना पड़ेगा। और हाँ, ये इतना आसान भी नहीं होगा। मुझे लगता है कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद से संजय लगभग रोज राजनारायण के संपर्क में रहने लगे। चरण सिंह को राजनारायण और संजय गांधी की मुलाकातों की पूरी जानकारी थी, लेकिन चरण सिंह ये जानते थे कि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 सांसद ही हैं। इसलिए वो जनता पार्टी छोड़ने से हिचकिचा रहे थे। बातों बातों में राजनारायण ने संजय को बताया कि चरण सिंह इसलिए भी हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उनके ज्योतिषी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया है। चरण सिंह के साथ 100 सांसद नहीं हैं। ये बात तो संजय गांधी अच्छी तरह जानते थे, लेकिन फिर भी वो राजनारायण को चढ़ाते रहे, इसलिए कि चाहे कम सांसद जनता सरकार को छोड़ के डिफे कर जाए, उससे जनता सरकार तो कमजोर हो जाएगी और क्या मालूम गिर भी जाए। और ये करवाने के लिए संजय गांधी कोई भी हथकंडा अपनाने के लिए तैयार थे। वरुण सेन गुप्ता की किताब द लास्ट डेज ऑफ मोरारजी राज में लिखा है कि जब संजय गांधी को मालूम पड़ा कि चरण सिंह एक ज्योतिष से, एक एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेते हैं, तो उन्होंने अपने खास दोस्त कमलनाथ से कहा कि वो उस ज्योतिष के पास जाएं और उससे पूछें कि वो संजय गांधी के मन मुताबिक सलाह चरण सिंह को देने का कितना पैसा लेंगे। और ज्योतिष ने कहा कि भाई सितारे पैसों से नहीं बदलता। चरण सिंह के बारे में ये मान्यता थी कि वो ज्योतिष और तंत्र मंत्र के समर्थक थे। सरकार गिराने की संजय की यह कोशिश नाकाम रही, लेकिन चरण सिंह के एस्ट्रोलॉजर की सलाह उनके काम आई। कुछ महीनों बाद मोरारजी देसाई को चरण सिंह को अपनी कैबिनेट में वापस लेना पड़ा, वो भी उप प्रधानमंत्री बनाकर। इसी बीच इंदिरा ने अपनी बढ़ती लोकप्रियता का फायदा उठाया और कर्नाटक के चिकमंगलूर से
लोकसभा का उपचुनाव जीतकर फिर संसद पहुंच गए। लेकिन तभी संसद की प्रिविलेज कमेटी ने वो रिपोर्ट सदन में रख दी जिसमें इंदिरा को इस बात के लिए दोषी पाया गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और संजय गांधी की कंपनी मारुति के बारे में संसद में उठाए गए सवालों से जुड़ी छानबीन करने वाले अफसरों को परेशान किया। इस मामले में जनता सरकार ने इंदिरा की संसद सदस्यता खत्म करने और उन्हें जेल भेजने का प्रस्ताव पास किया। इस बार वो 1 हफ्ते के लिए दिल्ली के तिहाड़ जेल में रही। श्रीमती गांधी इसी ने बीच शाह कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी थी जिसके मुताबिक इमरजेंसी के दौरान हुई ज्यादतियों के लिए इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया गया। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया कि इंदिरा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं। सबसे गंभीर आरोप ये था जिसे आज हम राष्ट्रद्रोह कहते हैं। राष्ट्रद्रोह का जो इन्हें जनता के प्रति, सरकार के प्रति, देश के प्रति किसी प्रकार का द्रोह करना संगीन अपराध माना जाता है। इसके अतिरिक्त गैर कानूनी कार्रवाइयाँ करना और देश के संविधान को नष्ट करना, ये सारे आरोप इतने गंभीर थे कि किसी भी एक आरोप पर उन्हें लंबे दौर तक की सजा हो सकती थी। एक तरफ इंदिरा पर बेहद गंभीर आरोप थे तो दूसरी तरफ जनता सरकार ने कुछ ऐसे मामले भी दर्ज किए जो बेसिर पैर के थे। इमरजेंसी के दौरान हुई गड़बड़ियों की जांच करने के लिए जनता सरकार ने कुल 8 कमीशन बैठाए। उनमें से कई कमीशन ने इंदिरा गांधी पे तरह तरह के बेतुके आरोप लगाए, जैसे कि त्रिस्का कमीशन। त्रिस्का कमीशन ने इंदिरा गांधी पे 4 मुर्गियां और 2 अंडे चोरी करने का आरोप लगाया। जी नहीं, आपने गलत नहीं सुना, मैं फिर कहता हूं। त्रिस्का कमीशन ने इंदिरा गांधी के ऊपर 4 मुर्गियां और 2 अंडे चोरी करने का आरोप लगाया। ये एक कमीशन है और इसी कमीशन ने फिर इसी आरोप के लिए इंदिरा गांधी पे गैर जमानती वारंट इशू कर दिया। ऐसे कई बेतुके इल्जाम की वजह से लोगों को लगा कि ये जनता सरकार इंदिरा गांधी से बदला लेने में और सिर्फ बदला लेने में लगी हुई। हालांकि हकीकत यह थी कि कुछ एक मामलों को छोड़कर इंदिरा पर लगे बाकी सारे आरोप बेहद गंभीर थे। इमरजेंसी के नाम पर इंदिरा ने नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को खत्म कर दिया था। जनता सरकार ने इंदिरा के इस गलत फैसले को पलटा और दिसंबर 1978 में संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया। इसके तहत भविष्य में किसी भी सरकार के लिए आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाना बेहद मुश्किल बना दिया गया। इस संविधान संशोधन के मुताबिक सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही इमरजेंसी लगाने की छूट होगी। अधिक से अधिक 3 साल के लिए ही इमरजेंसी लगाई जा सकेगी और घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में इसका अनुमोदन करना होगा। इसे संविधान के 44वें संशोधन के रूप में जाना गया। इसी बीच दिल्ली की एक अदालत में संजय गांधी के किस्सा कुर्सी का केस पर फैसला आने का वक्त आ गया। सीबीआई की तरफ से एन.के. सिंह तब इस केस की जांच कर रहे थे। एक व्यंग्यात्मक फिल्म किस्सा कुर्सी का, उसके हीरोइन थी शबना आजमी और मनोहर सिंह एक हुआ करते थे, वो थी। तो वो फिल्म बनाया था उन्होंने और संजय गांधी को पता चल गया कि ये पूरा सटायर है। इंदिरा गांधी उसमें मारुति के कार के ऊपर व्यंग है, श्रीमती गांधी पर है, बिरला पर है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी पर है, सारे कैरेक्टर उसमें है, मैं जानता हूँ। तो इमरजेंसी जब आया तो वो सारे फिल्म को सीज कर लिया गया डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में और बॉम्बे से उसको यहाँ लाया गया और वो सुप्रीम कोर्ट गए अमृत मेहता कि ये हमको वापस किया जाए या आप देखिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है। उन्हें बहाना करके नहीं दिखाया गया और
फिर इमरजेंसी आया, फिर इमरजेंसी उठ गया, उनको वापस लेना पड़ा। लेकिन जब वो फिर अमृत नाथा जनता पार्टी के एमपी चुन के लोकसभा में राजस्थान से आए, तो उन्होंने हाउस में ही प्रश्न उठाया कि हमारा फिल्म क्या हुआ। तो हम लोग के पास वो केस आया था। कंट्रोल योरसेल्फ। वो लोग संजय को नहीं छोड़ेंगे। फैसला तो आने दो। मुझे पता है वो लोग संजय को 7.5 साल की सजा संजय गांधी पर फैसला आने वाला था। इंदिरा की घबराहट बढ़ती जा रही थी। क्या हुआ धवन? मैम, संजय जी और वीसी शुक्ला दोनों को 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन दोनों को जमानत मिल गई। जमानत की खबर सुनकर इंदिरा ने चैन की सांस ली, लेकिन वो चैन से बैठी नहीं। एक बार फिर संजय के साथ मिलकर वो जनता सरकार को गिराने की योजना में लग गई। संजय ने दोबारा राजनारायण से बात शुरू की। संजय बाबू, मानसून सेशन शुरू होने वाला है। इस बार मोरारजी पूरी तरह से गिर जाए। राजनारायण जी, सिर्फ मोरारजी देसाई को निशाना बनाने से काम नहीं चलेगा। जब तक जनसंघ प्रधानमंत्री के साथ है, उन्हें कुर्सी से हटाना बहुत मुश्किल है। आपको जनसंघ को जनता पार्टी से अलग करना होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप जनता सरकार को गिराने में कामयाब रहे तो कांग्रेस और चौधरी साहब को प्रधानमंत्री बनाने में पूरी मदद करेगी। संजय गांधी के इसी भरोसे पर चरण सिंह के हनुमान कहे जाने वाले राजनारायण लंका दहन की तैयारी में लग गए। इधर मॉनसून सत्र शुरू होते ही विपक्षी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे यशवंतराव चौहान ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। उस समय हालात ऐसे हो गए थे कि संगठन कांग्रेस के लिए अपना वजूद, अपने अस्तित्व की समस्या पैदा हो गई थी। और ये इसी का कारण था कि यशवंतराव चौहान ने जो अपना प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही राजनारायण और चरण सिंह के समर्थक सांसदों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। मुरारजी पर उनके अपने ही लोग इस्तीफा देने का दबाव देने लगे। मुरारजी नहीं माने तो सांसदों के बाद मंत्रियों के इस्तीफे शुरू हो गए। जनता पार्टी बनने के साथ ही कांग्रेस छोड़कर आए हेमवती नंदन बहुगुणा मुरारजी का साथ छोड़ने वालों में सबसे पहले थे। लेकिन मुरारजी को बड़ा झटका तब लगा जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के ठीक एक दिन पहले उनके भरोसेमंद माने जाने वाले जॉर्ज फर्नांडिस ने भी इस्तीफा दे दिया। उसी दिन उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले मुरारजी प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ते हैं तो वो भी कैबिनेट छोड़ देंगे। आखिरकार मुरारजी को झुकना पड़ा। वोटिंग से ठीक पहले उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में इंदिरा के समर्थन से चरण सिंह देश के अगले प्रधानमंत्री बने जरूर, लेकिन सिर्फ 23 दिन के लिए। इससे पहले कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर संसद भवन जा पाते, इंदिरा ने समर्थन वापस ले लिया और मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो गई। जनता का खेल काफी खतरनाक होता है, लेकिन कभी कभी बहुत दिलचस्प भी। तो आइए जाते जाते आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जनता सरकार गिर रही थी। जनता सरकार के मंत्री एक एक करके अपना इस्तीफा दे रहे थे और आखिर मोरारजी देसाई को भी अपना इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जनता सरकार के एक मंत्री, उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपना इस्तीफा देने से इनकार कर दिया।
वही चौधरी चरण सिंह जिनके राजनीतिक खेल की वजह से तो पूरी जनता सरकार गिर रही थी, वो कुर्सी पे चिपक गए। क्यों? उन्होंने अपने ज्योतिष से पूछा, अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछा, और जब तक उनके एस्ट्रोलॉजर ने, जब तक उनके ज्योतिष ने उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, ये नहीं कहा कि सब अब तारे आपके पक्ष में हैं, कि सब आपकी फेवर में हैं, तब तक वो अपनी कुर्सी पे बैठे रहे और उसके बाद ही फिर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। तो अब देखिए किन किन चीजों से, किन किन बातों से हमारी सरकार चलती है। क्या, चलिए आज इतना ही। अब अगली बार आई विल बी बैक व्हेन इंदिरा गांधी इज बैक।